बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकन अब्दु यकन नस्ताइन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े से ट्रेड्स कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला हफ्ता भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा है सिग्नल ग्रुप में, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक सिग्नल ग्रुप के साथ भी एक बहुत अच्छा सेशन हम करेंगे, जिसमें आपकी जो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हैं वो भी दूर हो जाएंगी। जहाँ तक कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि ओंडा के चार्ट पे मुझे वो दिखाएं लेवल्स, तो यार यहाँ पर ना मैंने बहुत से लेवल्स ऑलरेडी निकाले होते हैं जिन पे मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा होता हूँ। तो इसके ऊपर ना दोबारा से वो निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं उस दिन भी आपको दिखा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट्स हमारे क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो पहला एरिया मेरे पास 2514 के अराउंड ये बनता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक एरिया बनता है, उसके साथ साथ 28 का एक जोन बनता है, और फिर मेरे पास 30 to 41 का टारगेट बनता है। बेसिकली ये टारगेट्स हायर टाइम फ्रेम के अंदर जाके बनते हैं, लेकिन ये कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, क्यों बनेंगे, इस पे आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस करने से पहले हम इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास जो एरियाज निकलते हैं, ये प्रीवियस टॉप था, इसको मार्केट ने रिसेंटली ब्रेक करके एक नया टॉप क्रिएट करते हैं, ये हमारे पास लो पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकली के हिसाब से भी, डेली के हिसाब से भी हम देखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जो फेड इस पर एक टारगेट लेके चल रहा था कि 2% इन्फ्लेशन, 2% इन्फ्लेशन के साथ साथ, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे सामने से ये चार्ट कुछ शो हो रहा है। ये 22 और 23 के मिड में इनका जो पीसी प्राइस इंडेक्स है वो कहाँ तक था, और इंडेक्स जो है वो एक्सेल फूड एनर्जी वो कहाँ पे था। उसके बाद अभी ये जो दोनों इनके इंडिकेटर्स हैं, ये 2% के करीब आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो डाटा शो हुआ वो 2.6% था, ठीक है। तो ये अपने टारगेट के करीब आ रहे हैं। तो इनके टारगेट के करीब आते ही हमारे पास एक सॉलिड जो कंफर्मेशन है, जो एक सॉलिड चीज़ है, जो फेड ऑलरेडी कहता रहता है कि 2% होगा, मैं रेट कट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। और उसके साथ अभी जो 31 जुलाई को एफओएमसी आनी है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा होगा। ये एक डिसाइडिंग डाटा होगा कि मार्केट अब नेक्स्ट क्या करती है, क्योंकि अभी भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर्स हो रही हैं, जो आ रही हैं बातें सामने, वो यही आ रही हैं कि फर्स्ट रेट कट सितंबर में लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ नज़र आ रही है वो इस वक्त वो हमारे सामने है कि क्या वोटिंग चल रही है, कि 93% लोग चाहते हैं कि 5 to 5 या 550 रहे। उनका इंटेंशन जो है वो ये है। और बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि 500 और 5 to 5 तक इंटरेस्ट रेट आ जाए। बहरहाल ये क्या करते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जो रिसेंटली कुछ न्यूज़ चल रही हैं, जैसे ट्रम्प जो है वो नशवेलियर की तरफ निकल गया बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के लिए, उसका ये भी थोड़ा सा मोटिव है, ठीक है। जॉर्ज कैमन जो है उसने भी कल ये बयान दिया है कि बैंक्स जो है ये चीज़ जानते हैं कि एक क्रैश आने वाला है, ठीक है। तो उनका जो एक अपने इंडिकेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि यार हमें कैसे पता लगेगा, तो उनका जो सिग्नल्स हैं ना, जो उनके इंडिकेटर्स के सिग्नल्स हैं वो ये बताते हैं कि रिसेशन इस साल में आने वाला है। देखो आगे क्या होता है। रिसेशन इस साल में आता है नहीं आता, ये तो पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। और उनका जो डेट भी है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, और भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। रिसेंटली अगर आप लोगों ने सुना हो तो एक न्यू जो है वो सिस्टम भी स्टार्ट हुआ है जो वार के लिए था, जो ड्रोन अटैक जो उन्होंने अटैक किया है अभी इसराइल के ऊपर। तो उसका भी हमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वो उनके वापस अटैक भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जेनोसाइड का केस है उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट है उसकी, जो उनकी पूरी कोर्ट है, उसने भी ये फैसला दिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है, अब तो उन्होंने जो करना था कर लिया, कर रहे हैं, उनको रोक कोई नहीं रहा। ये खैर आने वाले दिनों में पता लगेगा। रिसेंटली अगर हम अब इस पे आए अपने चार्ट के ऊपर, तो इस वक्त डेली में इसको मैं प्रिसाइज करता हूँ, वीकली में कुछ खास समझ नहीं आया। तो डेली में पहली चीज़ जो इस वक्त मुझे नज़र आई सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखें, आप सब इस पैटर्न को जानते होंगे, ठीक है। हमें एक रेजिस्टेंस के ऊपर इवनिंग स्टार मिला डेली में, उसने क्या इम्पैक्ट किया वो भी हमारे सामने है। एक परफेक्ट इवनिंग स्टार जिसका नॉन वाली कैंडल का हाई जो है वो ऊपर है, बाकियों पर नीचे है, और ये रेड कैंडल बड़ी है। और इसको प्रॉपर अगर हम पूरा इस तरीके से मिलाते हैं तो हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल का एरिया भी यहाँ पर बन जाता है। और दूसरा अगर हम देखें तो इस डेली के इनगल्फिंग सेल में मार्केट जा रही है, और इस डेली इनगल्फिंग बाय में मार्केट मौजूद है, जहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमें एक अच्छी बाय भी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम मजीद एरियाज फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर डेली में बाय पड़ा है, और एक बाय इधर भी अवेलेबल है। हम
चेक करेंगे कौन से एरिया में फ्रेश अवेलेबल है और कौन से एरिया में टेस्टेड है। जिसमें इन दोनों में से फ्रेश मिलेगा तो हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हम इसको अब H4 में लेके जाते हैं। H4 में मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये आ गया फ्रेश, ठीक है। और इसके साथ मैं कर देखता हूँ हमारे पास ये इनकल्फिंग बायोफिल भी अवेलेबल है। इसका भी एरिया का वेट करेंगे, ये बिल्कुल उसी जगह पे आए जहाँ पर वो प्रीवियस हाई था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे अगर हमें कोई फ्रेश एरिया इसके साथ अटैच होकर मिलता है तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी H4 में एक मेरे पास ये एरिया आता है, ठीक है। और इस एरिया की बात करें तो ये टेस्टेड है फिलहाल। अभी मार्केट दोबारा यहाँ आएगी, रेंज करती है, क्या करती है वो हम इसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। ये H4 जो है अब वो डेली सेट के ये इस एरिया में आ गया है। ये वाला हमारे पास यहाँ तक बनता है। अब हम इसको मजीद M15 में प्रिसाइज करते हैं कि ये हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस ट्रेड की दे सकता है। सबसे पहले हमारे पास हाई रिस्क जस्ट फ्रेश जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये हाई रिस्क भी है, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो 2388 से कितना अप का हमें गैप दे दे। गैप देने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि वो आके रिटेस्ट भी करती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो वार का एक नया साइकिल स्टार्ट हुआ है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मजीद ये है कि मार्केट इसको वापस गैप को फिल करने नहीं है और डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, अदरवाइज ये इस एरिया से हमें ट्रेड दे सकती है। बाय में एक्सपेक्ट करते हैं तो हम हमारे पास ये जो एरिया है यहाँ पर तो इस वक्त ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। सिर्फ यही एरिया है जो कि हमारे पास यहाँ पर फ्रेश अवेलेबल है। हम इसको यहाँ से मार्क करने की कोशिश करते हैं। ये एरिया हमारे पास M15 में फ्रेश आ रहा है क्योंकि ये एरिया बड़ा है, तो हम यहाँ पर अपना जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे जो HLG का है, ठीक है। इनगल्फिंग सेल फिल A B और ये इसने C बनाया हुआ है। तो हम इसके रीटेस्ट पे अब देखिए जो हमारे पास बड़ा जोन था वो प्रिसाइज होके ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। तो हम इसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे जो हमारे पास जोन था इसके अंदर आके हम M15 देखते हैं कि यहाँ पर हमें अगर फ्रेश मिलता है तो हम उसको मार्क कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर भी हमारे पास वही सिस्टम बनता है जी। ये हमारे पास हो गया इनगल्फिंग बाय का जोन, ठीक है। हम इसको ट्रेड करेंगे, इसको मार्क करेंगे और इधर ही हम आने की कोशिश करें तो हमारे पास इनगल्फिंग सेल फेल का भी एक क्राइटेरिया प्रॉपर बन रहा है जो ये रहा। इनगल्फिंग सेल फेल ए बी और सी उसके रिटेस्ट से यहाँ से ट्रेड मिल चुकी है। देखिए ये वही चीज़ है, सब कुछ मिलाया एक जगह निकल आई, वहीं पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ये सारा कुछ कहाँ से निकला, H4 से निकला। तो इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है कि यार इस तरह का एरिया हमें मिल जाए। वैसे तो M15 देखिए जगह जगह हमें मिल रहे हैं, ठीक है। उनका भी एक अपना तरीका है ट्रेड करने का। जो इस तरह का H4 के अंदर से मिल जाता है उसका एक अपना तरीका है जो आप लोगों को हम बार बार वीडियोस में बताते रहते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ ये एक अच्छा एरिया निकल रहा है जहाँ पर मैं कोई ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें कोई और हमारे पास 23-26 तक है और ऊपर हमारे पास जो एरिया था इसको तो हम थोड़ा चेक करें कि यहाँ पर कोई ट्रेड एक्सपेक्टेड है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास बाकी दोनों तो टेस्टेड हैं, ये एक हमारे पास सिर्फ आ रहा है जो टेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसको हम प्लान करेंगे। अब ये हमारे पास एरियाज निकल रहे हैं जिनको हमने ट्रेड करना है, 1 2 3 4 और ये 5, छठा एरिया हमारे पास ये टॉप पर निकला है। अब मार्केट जो है अगले 2-3 दिन में यहाँ तक आती है नहीं आती है, वो क्या मूवमेंट देती है ये डिपेंड करेगा अब नेक्स्ट 2 डेज के ऊपर। मंडे ओपनिंग डे है, कोशिश करेंगे कि हम कम ट्रेड करें, जो मिले उसको ट्रेड करें, जो ना मिले उसको छोड़ दें। बाकी हम वेट करेंगे, एक तो ट्यूसडे का जॉब्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, ये क्या आता है, ठीक है। और उम्मीद ये है कि ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है ये 1065 से ऊपर आना चाहिए। और जॉर्ड्स की ओपनिंग जो है ये बताइए कि नेक्स्ट प्लान क्या है। इसके बाद एक ही दिन में हमारे पास JPY की भी मॉनेटरी पॉलिसी है, पता नहीं वो उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज क्या करते हैं। उन्होंने अपना जो एक था इंटेंशन कि हमने इंटरवेंशन करनी है उन्होंने कर दी चुप चुपा करके, और आप देख सकते हैं JPY से कहाँ पर आया हुआ है। और उसी दिन फिर रात को हमारे पास है FOMC, तो हम वेट करेंगे अगर FOMC US सेशन से पहले हमारे पास कोई एक अच्छा लेवल मिल गया ट्रेड करने का तो हम कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर ट्रेड करनी है तो अपना SL जो है वो बिल्कुल लाजमी फॉलो करेंगे क्योंकि इसी दिन हमारे पास पेंडिंग होम सेल्स भी है, शिकागो PMI भी है और ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेन भी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक ही दिन में है तो इसलिए हम थोड़ा सा रिस्क फ्री होकर रहेंगे ताकि आराम से अपने ट्रेड्स को प्लान करें। अब यहाँ तक बात आती है कि फेड जो है वो नेक्स्ट अपना क्या प्लान करता है, रेट कट करता है नहीं करता, तो किस सीन की तरफ आता है। तो यहाँ पर इस वक्त जो सिनेरियो सारे चल रहे हैं वो डॉगी स्टैंस के चल रहे हैं। अगर इस वक्त फेड जो है रेट कट करने की तरफ जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मार्केट जो है वो बुलिश में हो जाए।
जो उसने अगर रेट कट कर दिया तो उस सूरत में। और बाकी देखते हैं कि इसके अलावा उसकी स्पीच जो है वो क्या अनाउंसमेंट करता है, उसमें क्या करते हैं। स्पीच के ऊपर जो एक हमने बात की थी कि मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक काम करूंगा कि आपको कुछ जो एक मेजर उसके इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स मतलब कीवर्ड्स होते हैं या जो वो बंदा बात कर रहा होता है उस बातों में कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं वो प्रोमिनेट करते हैं, वो बताते हैं हमें कि यार ये इसका जो सेंटेंस है ये डॉगिश है या हॉकिश है। हमें जस्ट वो नोट करना होता है कि यार ये साथ साथ क्या कह रहा है, और एट द एंड हमें उसका नतीजा निकालना होता है कि उसका मेजर रोल था, जो उसकी एवरेज थी या जो उसने ज्यादा बातें कही हैं वो किस स्टांस में कही हैं, हॉकिश में या डॉगिश में। तो हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने ट्रेड करते हैं। और ये तकरीबन आजमाई हुई चीज है कि जब उसके स्टांस का पता लग जाता है कि यार वो अगर हॉकिश है तो गोल्ड ने बहुत अच्छा सेल की मूवमेंट देनी होती है उस दिन भी, और जो उसका नेक्स्ट टारगेट होता है वो भी सेल का होता है। जो इसके अंदर मैं अपनी एक एक्सपेक्टेशन रखा करता हूँ वो ये रखा करता हूँ कि यार एफओएमसी से जो एक टारगेट मिलता है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन मिलती है, मार्केट ने उस डायरेक्शन में 100 से 120 $30 की मूवमेंट लाजमी करनी होती है। ये जरूरी नहीं कि वो एक ही उसी वक्त में कर दे, ये बाद में भी कर सकता है। पूरा नेक्स्ट एक 35 डेज का जो साइकिल है वो होता है हमारे पास, उस ड्यूरेशन में वो कर सकता है। अभी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से वो बुलिश जाता है, ठीक है, जब एफ से आएगी हम देखेंगे कि उस वक्त मार्केट कहाँ पे, फॉर एग्जांपल वो 2390 पे हो तो यहाँ से 120 जो डॉलर है वो 2513, मतलब एक नया हाई बनाने की कैपेसिटी रखता है। इनकेस अगर एक नया हाई बनाता है तो हम प्रीवियस एक कैंडल को देखते हैं, ये वाली जो हमारे पास आई है दो कैंडल्स, दो डोजीज थी, उनको अगर हम हटा दें तो ये उसकी जो मूवमेंट है वो बनती है $70 की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इससे नेक्स्ट हाई कम से कम भी $70 to $100 का वो नया हाई एक क्रिएट कर सकता है। तो 2482 से आगे हम $70 एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास 2556 बनता है। तो ये इसके वो टारगेट्स हैं जहाँ तक ये गोल्ड जा सकता है। बाकी इस ड्यूरेशन में इसके पास हर्डल्स काफ़ी सारे हैं जिनको ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि वो इनको ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, और कोशिश करते हैं कि ये एफओएमसी में अगर वो रेट कट करने की तरफ आते हैं, इस तरह का कोई सीन बनता है, फिर मार्केट के अंदर जो एक नया मोमेंटम आएगा बाय साइड का या सेल साइड का उसकी स्पीच के साथ, तो उस पर भी एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे कि नेक्स्ट हमारे पास टारगेट्स अगर ये बाय में जाता है तो क्या क्या हो सकते हैं और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ये चीज़ें भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो सेल में आता है तो सेल में आने के उसके क्या क्या चांसेस हैं, तो इसको भी इंशाल्लाह हम ऑब्जर्व करेंगे। बाकी जो मेंबर्स न्यू हैं हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट्स पड़ी हैं चैनल पर, आप उनको देखें, आपके काफ़ी काम आएंगी। और जो पुराने मेंबर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस अच्छी करते रहें, मजबूत करते रहें। आपके पास ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी भी है, ट्रेंड लाइन वाली भी है, आरएसआई के ऊपर भी है, इसके ऊपर आप काम करें, आपको बहुत सी चीज़ें जो हमको समझ आएंगी। और आरएसआई के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप जस्ट M5 को मॉनिटर करें RSI 50 वाली स्ट्रेटजी के ऊपर, तो आपके लेवल पे आती है अगर M5 के अंदर वो आपको 30 का लेवल टच करवाता है या 70 का लेवल टच करवाता है, तो वहाँ से जो उसका एक रिवर्सल पॉसिबल होता है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी बैक टेस्टिंग में, अपनी लाइव मार्केट के अंदर, मिनिमम मिनिमम 70 पिप्स, मैक्सिमम 150 to 200 पिप्स M5 में वो आपको दे के जाता है। कुछ लोगों को मैंने ये कहा था कि आप ये मुझे मॉनिटर करके चीज़ चेक करके बताएंगे, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं उन्होंने तो चेक नहीं किया। तो ये आज मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को मॉनिटर करके देखें। समझ नहीं आ रही तो वो सर ने जो वीडियोस बनाई हुई हैं सही भाई ने, आप वो जाके देखें RSI वाली, उसको मैं यहाँ पर अटैक भी कर दूंगा एंड पे, उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि आपने कैसे इसको मॉनिटर करना है। तो ये एक आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ होगी, ताकि आप अपने लेवल्स के साथ इस चीज़ की एक एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पर इसको यूज़ करते हुए अपने ट्रेड्स को अच्छा प्लान कर सकें। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे हम देखते हैं जी ये चीज़ बता दी चलो प्रैक्टिस लाइव मार्केट में जाके डायरेक्ट कर दो, ऐसे काम ना किया करें, ये बहुत नुकसान देगी। अपना आपको अपना टाइम दें, मार्केट में बैठें, इसको ऑब्जर्व करें, कोशिश करें कि बैक टेस्टिंग में जाके उस चीज़ को एक बार निकालें। जब आप बैक टेस्टिंग में उसको बार बार देखेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि यार मुझे नेक्स्ट अब क्या प्लान करना है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।